स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रियाविधि के अगले चरण में अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। अब तक हम एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस तो चलिए कॉमन था, कॉमन पाथवे होता है, उसके बाद में हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन के बाद हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी। अब क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, इन सभी में हमने देखा कि अलग अलग कई जगहों पर NADH2 और FADH2 का निर्माण हुआ है। NADH2 वास्तव में कोएंजाइम है जिसका अपचयन होता है तो NAD से वो NADH2 बनता है, और क्रेब्स साइकिल में एक जगह पर FAD से FADH2 भी बना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में दो स्थानों पर हम देखते हैं डायरेक्ट ATP बनता है जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन SLP कहते हैं। उसके बाद लिंक रिएक्शन आती है, तो लिंक रिएक्शन में भी हमने देखा कि NAD NADH2 में अपचयित होता है, एक कोएंजाइम। और लिंक रिएक्शन भी दो बार चलती है, ग्लूकोज के लिए दो पायरुविक अम्ल बनते हैं तो दो बनेंगे वहां NADH2। फिर जब हम क्रेब्स चक्र में आते हैं तो हमें 3 NADH2, एक FADH2 का प्राप्ति होती है और एक जगह GTP बनता है। तो GTP तो चलो ATP की ATP है, वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। अब आप देखिए इस पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां जहां भी ये कोएंजाइम अपचयित हुए, कोएंजाइम कौन से, NAD और FAD, अपचयन होकर क्या बने, NADH2 और FADH2। ये जो अपचयित कोएंजाइम है, ठीक है, इनकी ऊर्जा, जो इसमें ऊर्जा आई, इससे अब ATP का निर्माण करना एक तो हमें, ठीक है, और दूसरा श्वसन का कार्य और आगे सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमें NAD और FAD भी तो मुहैया कराने पड़ेंगे। जितने NAD थे वो सब NADH2 में बदल दो, और अब NAD खत्म हो गए मान लो, तो फिर श्वसन रुक जाएगा, तो इनको वापस NAD भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, क्रेब्स साइकिल के साथ साथ ही चलता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यहां पर देखिए मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तीनों शब्द सब, ये तीनों कार्य एक साथ ही चल रहे हैं, समझिए, मतलब तीनों जुड़े हुए हैं और तीनों का अपना अपना मतलब है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बारी बारी करके आएगी और हम इसको समझेंगे भी सही कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहां क्या हो रहा है। ठीक है, यही मैंने लिखा भी है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और लिंक रिएक्शन में बने रिड्यूस्ड कोएंजाइम कौन कौन से, NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होगा। वहां पर क्या हुआ है, क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस में इन कोएंजाइम को अपचयित किया गया, NAD से NADH2 बनाया गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्टेप में, ये वायवीय श्वसन की आखिरी स्टेप है, इसके अंदर हम इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम को पुनः ऑक्सीकृत करेंगे। ठीक है, जिससे हमें वापस NAD और FAD भी प्राप्त हो जाए और इनकी ऊर्जा से हम ATP बना लेंगे, तब जाकर हमारे श्वसन की क्रियाविधि पूरी होगी। अभी अगर हम देखें पूरे प्रोसेस में ATP डायरेक्ट तो बहुत कम बने, ज्यादातर NADH2 FADH2 बन रहे हैं, तो उनको ATP में कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए जब आप इनका ऑक्सीकरण करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब इसके ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे। प्रोटॉन मतलब H+, हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या हुआ, H+ और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब इनका ऑक्सीकरण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और H+ मुक्त होंगे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो कोई न कोई वाहक या ग्राहक उसको ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन वाहकों और ग्राहकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलता है, और अंत में जाकर उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देकर के जल का अणु बना दिया जाता है, H+ भी लेकर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाएगा और उसकी ऊर्जा वहीं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में मुक्त भी होगी, और साथ में इसमें ATP भी बनेंगे, वो सब बताएंगे आपको। और वो जो है अंत में ऑक्सीजन को जाकर मिल जाएगा और ऑक्सीजन वाटर बना देगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक क्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर की श्रृंखला में स्थानांतरित होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए इनके ऑक्सीकरण से, ये इलेक्ट्रॉन बाकायदा एक क्रम में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये उनमें चलेगा, और इलेक्ट्रॉन का इन एक्सेप्टर और कैरियर के माध्यम से चलना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में स्थानांतरित होगा और अंत में आणविक ऑक्सीजन की मदद से अंतिम ऑक्सीकरण होता है और जल का एक अणु बन जाता है। लास्ट में जाकर के ऑक्सीजन की मदद से एक लास्ट ऑक्सीडेशन होगा, अंतिम ऑक्सीकरण, और वाटर बन जाएगा। ये वाटर कहलाएगा मेटाबॉलिक वाटर, और ये अंतिम ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो क्या हुआ, अपचयित NADH2 का ऑक्सीकरण हुआ, इनसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चले और लास्ट में जाकर के ऑक्सीजन को दिए गए और वहां टर्मिनल ऑक्सीडेशन होकर वाटर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और टर्मिनल ऑक्सीडेशन का इस तरह से जुड़ाव है। समझ में आई बात। दूसरी चीज देखिए, इनका प्रोटॉन भी तो मुक्त हुए, ठीक है। इनके प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन तो इधर काम आ गए। अब ये जो H+ है प्रोटॉन, इनके प्रोटॉन ग्रेडियंट, इनके प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है। अब ये जो प्रोटॉन निकला, जब आप इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलेंगे तब भी ये प्रोटॉन जो है ये सब के सब जो है कहां से, मैट्रिक्स यानी कि आंतरिक कक्ष से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो झिल्ली के बीच का जो कक्ष है उसमें आने लगते हैं और इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है और ग्रेडियंट की ऊर्जा से एटीपी का निर्माण होता है। ये केमियोस्मोसिस द्वारा हम समझते हैं और इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहेंगे। यह मैं आपको बताद दूं, प्रकाश संश्लेषण में जो मैंने आपको केमियोस्मोटिक थ्योरी बताई थी, ठीक है, रसोपरासरण केमियोस्मोसिस, जिसके माध्यम से हमने लाइट रिएक्शन में एटीपी निर्माण देखा, वहां पर ऊर्जा लाइट की थी और हम फास्फेट जोड़ के एडीपी से एटीपी बना रहे थे। क्योंकि ऊर्जा लाइट की थी इसलिए उसे कहा गया फोटोफास्फोराइलेशन। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनके ऑक्सीडेशन की जो ऊर्जा है इसी से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। अभी बताएंगे कैसे बन रहा है। और फिर इससे एटीपी बनते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन की एनर्जी से बनते हैं तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से यहाँ एटीपी बनेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होगा और केमियोस्मोसिस के माध्यम से हम इसको समझाएंगे और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से एटीपी बनेंगे। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि तीनों चीजों का क्या जुड़ाव है, ठीक है। कुल मिलाकर लिंक रिएक्शन, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस के जो NADH2 FADH2 बने हैं, अब इनका वापस ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलते हैं और अंत में जाकर के जल के अणु के साथ टर्मिनल ऑक्सीडेशन करके वाटर बना देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन परिवहन के तंत्र के साथ साथ कई सारे H+ आयन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कक्ष से बाहरी कक्ष में आते रहते हैं और साथ में ये जो प्रोटॉन मुक्त हुए ये भी आएंगे और इन सारे प्रोटॉन को एक तरफ आने से यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होगा और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ये प्रोटॉन जब पुनः वापस बाहर मैट्रिक्स में जाएंगे तो केमियोस्मोसिस के द्वारा इनकी ऊर्जा से हम एटीपी बना देते हैं और इस एटीपी के निर्माण के कार्य को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी हुआ, टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी हुआ और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी हुआ, ठीक है। ये सारा काम हुआ। अब इसको थोड़ा और विस्तृत से समझेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए ये हमारा आखिरी कार्य जो हमें वास्तव में ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आउटलाइन आपको समझाई है। फिर से मैं आपको बता दूं क्या हुआ। NADH2 FADH2 का अपचयन हुआ पहले कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। उनके अपचयन के बाद यहां आकर के अब उनका वापस ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा और अंत में टर्मिनल ऑक्सीडेशन से वाटर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वहां खप गए। इस दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो ऊर्जा भी साथ में निकली, उस ऊर्जा की मदद से प्रोटॉन की पंपिंग होगी और ये निकले हुए सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी का निर्माण होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो अंत में जाकर ऑक्सीजन को मिले और ऑक्सीजन से वाटर बना, इसको कहा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की गति कहलाया इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और लास्ट में एटीपी का निर्माण कहलाया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसको और अभी डिटेल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। ये पूरा का पूरा कार्य चलता कहाँ, इसका स्थल देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये कार्य प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करूं तो ये मीजोसोम या कोशिका झिल्ली पर होता है। प्रोकैरियोट में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पर कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन जिसको हम कहते हैं मीजोसोम, अगर मीजोसोम है तो मीजोसोम की झिल्ली पर होगा और कभी कभी मीजोसोम नहीं होते हैं तो कोशिका झिल्ली पर होगा। तो प्रोकैरियोट में यह कार्य मीजोसोम या कोशिका झिल्ली की सतह पर होगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में यह कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर, उसकी आंतरिक झिल्ली पर। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कक्ष में ही क्रेब चक्र चल रहा है, ठीक है, बताया था मैंने। और क्रेब चक्र की केवल एक इक्वेशन, एक रिएक्शन है जो झिल्ली पर चलती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाली, वो भी बताएंगे, अभी वापस काम आई। अब आंतरिक झिल्ली पर यह सारा कार्य चल रहा है। आपको ध्यान हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की तो बाहरी झिल्ली और इस तरह से आंतरिक झिल्ली, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से अंतर्वलन द्वारा फोल्ड हो जाती है, क्रिस्टी बन जाते हैं, जिससे सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये जो आंतरिक झिल्ली है इस पर होगा ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र,
कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का जो पूरा काम है, इसमें इस झिल्ली में उपस्थित 5 कॉम्प्लेक्स काम आएंगे। अब याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टर्मिनल ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के तीनों कार्यों में पूरा कार्य 5 कॉम्प्लेक्स की मदद से होगा, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे। यहाँ 5 कॉम्प्लेक्स काम आएंगे। इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, ठीक है, साथ में इसके अंदर कुछ एंजाइम भी हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 कॉम्प्लेक्स द्वारा पूरा कार्य किया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स में समय समय पर वहीं पर बताऊंगा, अभी एक बार पूरा हम चक्र देखें। तो 5 कॉम्प्लेक्स द्वारा पूरा कार्य होगा। 5 कॉम्प्लेक्स अभी बताएंगे एक एक करके सारे। अच्छा, पहले हम ये भी तो गिन लें कि आखिर हमें कितने NADH2 FADH2 मिले थे, जोड़े जरा। देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करता है तो उससे NADH2 और FADH2 कितने प्रवेश हुए सारे देखें। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें ध्यान है 2 NADH2 बने, मैं सब बता रखा हूं, फिर से आप रिकॉल कीजिए। लिंक रिएक्शन 2 बार चली और 2 बार में 2 NADH2 बने, और क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी क्योंकि 2 पायरुविक अम्ल बने। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम से 2 बार क्रेब्स चक्र चलती। एक बार क्रेब्स चक्र में 3 NADH2 और 1 FADH2 बनता है, तो 2 बार में 6 NADH2 और 2 FADH2 बने। इन सब का टोटल ये हो गया कि कुल मिलाकर 10 NADH2 और 2 FADH2 बनेंगे प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको इसलिए गिनवा दिए, कभी हम इनका आगे जोड़ बाकी लगाएंगे। ठीक है, तो 2 NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में, 6 NADH2 क्रेब्स चक्र में और 2 FADH2 क्रेब्स चक्र में। कुल मिलाकर 10 NADH2 और 2 FADH2 का उत्पादन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होता है। और अब इन्हीं से ATP का निर्माण भी होगा। पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कैसे चलता है, कैसे ये 5 कॉम्प्लेक्स काम आएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और कैसे ATP बनेंगे, सारी बातें देखेंगे। पहले एक बार हम पूरा चार्ट देख लेते हैं, फिर उसको बारी बारी से हम समझेंगे। ठीक है, काम मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। एक बार ढंग से समझ लें, फिर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NCERT में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में समझाता हूँ। अब आप देखो, ये मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है। देख के कई लोग डर जाएंगे कि ये क्या बना रखा है। चीनी बहुत आसान है। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया और किस तरह से सारा कार्य होगा मैं आपको बता दूं। इस पूरे में मैंने हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग रंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स के भाग नहीं है, जो गतिशील है, उनके लिए अलग रंग है। देखिए, पहले जरा इसको समझिए क्या है। मैंने क्या लिख रखा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, ये है आंतरिक झिल्ली, ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस PMC के 2 झिल्लियों के बीच का भाग, और ये बाहरी झिल्ली। आपको मैं और बताऊं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करूं कि ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और ये पूरा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ठीक है, अब ये तो है बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली अपन ने क्या करा, इसका ये हिस्सा काट लिया, यूं समझ लो इतना। तो ये बाहरी झिल्ली है, ये नीचे, उसके बाद ये आंतरिक झिल्ली है ये, और दोनों के बीच का ये जो स्पेस है ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये अंदर का जो कक्ष है ये है मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन ने इसका केवल एक हिस्सा बनाया है, पूरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना दी। ये इसको आंतरिक झिल्ली को थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि इसी में सारे हमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र दिखाना है। ये बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहरी हिस्सा है, फिर उसके अंदर एक कक्ष, ये 2 झिल्लियों के बीच वाला, ये होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, PMS कहते हैं इसको। याद रखना, बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंतर झिल्ली अवकाश भी कह सकते हैं, ये बीच का ये वाला। फिर ये आंतरिक झिल्ली ये आ गई, और आंतरिक झिल्ली के अंदर फिर एक कक्ष होता है जिसमें मैट्रिक्स भरी होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले तो ये व्यवस्था समझनी है। ये तो मैंने खैर आपको समझाने के लिए बना दिया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए, ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, इनके बीच का अवकाश और ये अंदर का कक्ष, ये व्यवस्था है। देखिए, अब आंतरिक झिल्ली के अंदर मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या चीजें हैं। यहां मैंने देखिए एक कॉम्प्लेक्स ये बना रखा है येलो कलर से, और देखो यहाँ लिख रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, तो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स यहाँ बना रखा है, ये पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस पहले नंबर के कॉम्प्लेक्स में देखिएगा क्या क्या है। FMN दिख रहा है सबको, FMN और FNM। एक तो इसमें FMN होता है, एक ये आयरन सल्फर,
एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये अलग अलग है, कभी एक बना देते कभी दो भी बना सकते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। ये पूरा जो है FMN, और यहाँ एक एंजाइम है NAD डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, FMN, आयरन सल्फर, ये जो पूरा एक ही कलर से बना रखा है ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 मैंने ये बना रखा है, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये वही है जो क्रेब चक्र की एक रिएक्शन जो झिल्ली पर चलती थी वो है। इस कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और ये क्रेब चक्र की एक रिएक्शन करता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। ये जो बनाई है मैंने, ये क्रेब चक्र की एक स्टेप बनाई है, क्रेब चक्र की एक स्टेप सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, ये कार्य झिल्ली पर होता है क्योंकि ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम झिल्ली पर होता है। और इसके साथ साथ ये FAD रहता है, तो हमने बताया था इस स्टेप में FADH2 बनता है, ये कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है। इस पर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, यहां मैंने बीच में UQ बनाया लाल रंग से, लाल रंग से मैंने जितनी चीजें बनाई है वो गतिशील है सारी। तो UQ जो है एक मोबाइल प्रोटॉन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, फिर देखो हरे रंग से आया तीसरा कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 कहलाता है। इसमें भी बीच में गतिशील हाइड्रोजन वाहक है UQ, यूबिक्विनोन। UQ क्या है यहाँ पर? यूबिक्विनोन। अभी मैं सिर्फ हिस्से बता रहा हूं। उसके बाद ये था तीसरा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर एक गतिशील वाहक है यहाँ पर साइटोक्रोम C, और फिर एक ये बना रखा ब्राउन कलर से साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 जो है ये दरअसल है ये साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये मिला के बनता है चौथा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और पांचवा कॉम्प्लेक्स इन सब से अलग रहता है, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। पांचवा कॉम्प्लेक्स आपको यहां बना रखा है लास्ट में, ये रहा F1 F0 पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में बल्बनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, वही है एक्चुअली ये F0 F1 पांचवा पार्टिकल। ये आप फोटोसिंथेसिस की बात करो तो CF0 CF1 पार्टिकल था, वैसा का वैसा ही, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, और ये पांचवा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से 5 कॉम्प्लेक्स बताए। अब जरा कार्य की शुरुआत देखिएगा और एक बार समझने की कोशिश करेगा, अपन 2-3 बार पढ़ेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये है NADH2। ठीक है, NADH2 से शुरुआत कर रहे हैं। NADH2 ने अपने हाइड्रोजन दिए, ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ और NAD में बदल गया। देखो तीर का निशान देखो, ये यूं से यूं जा रहा है, मतलब NADH2 से क्या बन गया NAD, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल रहा है इसको ऑक्सीकृत कर देगा। अब इसके जो ये 2 हाइड्रोजन आए देखो ये रहे, ठीक है, ये FMN ने ले लिए, FMN भी हाइड्रोजन वाहक है, FMN ने लिया और FMN क्या बन गया, FMNH2। FMN है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, तो FMN लिया, FMN ने NADH2 का हाइड्रोजन लिया और वो किसमें, वो अपचयित हो गया FNMH2, FMNH2। ठीक है, अब FMNH2 क्या करता है, ये ज्यादा देर नहीं रखता अपने पास, ये आगे आयरन सल्फर प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब इसके आगे कौन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो FMNH2 दोनों हाइड्रोजन मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन तो चले गए कहां, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। FMNH2 वापस क्या बन गया, FMN, देखो ये तीर का निशान यूं जा रहा है। अब 2 H+ जो बचे उसको अंदर ये डाल दिए गए मैट्रिक्स में सॉरी PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर भेज दिया। अब प्रोसेस फिर समझना, NADH2 ने अपने हाइड्रोजन दिए FMN को और खुद कन्वर्ट हो गया NAD में। ये कार्य NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से हुआ। FMN ने जब ये हाइड्रोजन लिए तो FMN अपचयित हो गया FMNH2 में, फिर FMNH2 ने आगे इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया आयरन सल्फर प्रोटीन को, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और 2 H+ आयंस ने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिया और पुनः ये वापस FMN बन गया। हर बार यही काम होगा। तो आप देखिए NADH2 से अपन ने शुरू किया तो इन्होंने पहली स्टेप में इस कॉम्प्लेक्स ने 2 H+ आयन किसमें भेज दिए, ये इसने एक तरह से प्रोटॉन पंप किया है, ये H+ आयन प्रोटॉन आ गए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। आयरन सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये यहां से एक और आयरन सल्फर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए, देखिए ये लिख रखा पूरा यहां से है। अब ये आयरन सल्फर अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे देता है एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। यूबिक्विनोन एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है जो कि झिल्ली में गति कर सकता है। आमतौर पर ये आंतरिक सतह पर मैट्रिक्स की तरह।
जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब ये तो हाइड्रोजन कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर कह सकते हो, तो ये खाली इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ये क्या करेगा, उसी टाइम मैट्रिक्स से 2H+ भी लेगा। 2H+ लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये खुद अपचयित होकर UQ से क्या बन गया, UQH2। क्या बन गया, UQH2। अब ये UQH2 आता है बाहर की तरफ, और ये यहां आगे इसका जो है वो है साइटोक्रोम बी। ये है साइटोक्रोम, होते हैं इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो UQH2 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देता है साइटोक्रोम बी को, कॉम्प्लेक्स थर्ड आ गया। अभी हम सेकंड की बात नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, ठीक है। UQH2 में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम बी को, और 2H+ इसने वापस क्या करे, इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिए। पहले देखिए FMNH2 ने जब आयरन सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उससे भी H+ इधर डाल दिए। इधर जब आयरन सल्फर से UQH2 कहा तो UQH2 मैट्रिक्स से लेता है 2 प्रोटॉन और UQH2 बनता है, और UQH2 फिर इलेक्ट्रॉन तो दे देता है किसको, साइटोक्रोम बी को, और 2 प्रोटॉन ये मुक्त कर देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहां तक हम चले जिसमें मैट्रिक्स से इधर 2 बार ये 2H+ के जुड़े आ गए, ठीक है, और UQH2 पुनः UQ में कन्वर्ट हो गया। अब साइटोक्रोम बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अब ये कॉम्प्लेक्स 3 का भाग है, कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, 1 से सीधा 3 पर आ गया, अभी 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गए पुनः, और आयरन सल्फर प्रोटीन के आगे फिर एक और कौन है, UQ यानी कि यूबिक्विनोन, फिर एक और यूबिक्विनोन को दिया। लगभग जैसा प्रोसेस यहां हुआ है वैसा यहां हो रहा है। आयरन सल्फर प्रोटीन ने यहां यूबिक्विनोन को दिए थे, ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यूबिक्विनोन तो इलेक्ट्रॉन अकेला लेता ही नहीं, वो तो हाइड्रोजन कैरियर है, तो वो फिर मैट्रिक्स से क्या करेगा, 2H+ लेगा और UQH2 में बदल जाएगा। फिर ये अंदर की तरफ आकर के 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को देगा, 2 प्रोटॉन अंदर मुक्त करेगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और पुनः UQ में बदल जाएगा। जैसा यहां काम हुआ है लगभग वही काम यहां हुआ है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1, ये पूरा कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है। इसमें एक बीच में मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है UQ, जो UQH2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसने भी 2H+ अंदर डाल दी। अब देखिए साइटोक्रोम C1 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, UQ जो है प्रोटॉन कैरियर, ठीक है। ये साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर और गतिशील है, तो ये इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम C अपने इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में लाता है, और कॉम्प्लेक्स 4 में उपस्थित साइटोक्रोम A को देता है, ठीक है। ये गति कर रहा है, ये थोड़ा सा दूर होता है, मैंने तो पास बना दिए, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम A को दे देता है। साइटोक्रोम A से ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दे दिए जाते हैं। साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का आखिरी सदस्य है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट। ये दोनों साइटोक्रोम में कॉपर होता है, ये कॉपर वाले साइटोक्रोम है, आयरन भी होता है लेकिन कॉपर मेन होता है। तो देखिए साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास गया, अब कोई H+ आयन नहीं जा रहा इधर उधर, सब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये देखो मैट्रिक्स की तरफ वाली सतह पर ऑक्सीजन लेता है ½ O2 और 2H+ मैट्रिक्स से लेगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या एंजाइम की मदद से वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। इस तरह का बना हुआ वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। अंत में ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया, आखिर कहीं तो जाके खपाने पड़ेंगे ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो साइटोक्रोम A3 इस इलेक्ट्रॉन को 2H+ और ½ O2 की मदद से वाटर बना देता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम कहेंगे। तो यहां देखिए लास्ट में ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन लिए सही मायने में, और इस ऑक्सीजन ने 2H+ भी लिए और 2 इलेक्ट्रॉन भी लिए और वाटर बना। इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गए। अब देखिए NaDH2 से ये H+ ये इलेक्ट्रॉन चलते रहे और घूम फिर के यहां आकर वाटर में बदल गए। इस दौरान आप देखिए इस पूरे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में 3 जगह ऐसी आई जहां पर बाहर का मतलब मैट्रिक्स से H+ किधर आए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, PMS में। मैट्रिक्स से PMS में हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप हुए। ये यूबिक्विनोन जो कर रहा है ये प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा है। NaDH2 के तो डायरेक्ट आ ही गए, इसके अलावा यूबिक्विनोन भी प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा है, और ये मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में PMS में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ला रहा है H+, और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से होता हुआ अंत में
वाटर बनाने के काम आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो यूं देखिए, ये यहां से लेकर मैं यहां तक का भाग ले लें तो ये तो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, और ये जो कार्य हुआ इसको हम कहेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जहां अंत में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए गए, ऑक्सीजन इससे वाटर बना देता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से देख लेते हैं क्रम क्या है। कॉम्प्लेक्स वगैरह सबका डिटेल में अलग से थ्योरी में बता दूंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले NaDH2 ऑक्सीकृत हुआ NAD में। NAD के दोनों हाइड्रोजन FMN ने लिए, FMN बना FNMnH2। FMnH2 ने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को दिए और 2 प्रोटॉन उसने PMS में मुक्त कर दिए और FMnH2 वापस FMN बन गया ताकि दोबारा काम हो सके। कॉम्प्लेक्स 1 यही है। इस कॉम्प्लेक्स 1 ने NaDH2 का हाइड्रोजन 2H प्लस आयन का भेज दिए PMS में। इधर आयरन सल्फर प्रोटीन से 2 इलेक्ट्रॉन अंततः एक प्रोटॉन कैरियर यूबिक्विनोन को दिए जाते हैं। यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन तो लेता है लेकिन 2 प्रोटॉन भी उठाता है मैट्रिक्स से और ये UQH2 में अपचयित हो जाता है और फिर बाद में यूबिक्विनोन के आगे साइटोक्रोम बी होता है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2H प्लस आयन को ये भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देता है और पुनः वो UQ में बदल जाएगा। अब साइटोक्रोम बी के इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए वापस यूबिक्विनोन को जाते हैं। मतलब ये इस यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी पर आए, साइटोक्रोम बी से यूबिक्विनोन पर गया आयरन सल्फर प्रोटीन की मदद से और या फिर यूबिक्विनोन ने 2H प्लस लिए और UQH2 बना। बाद में इस यूबिक्विनोन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम C1 को दे दिए और 2 प्रोटॉन PMS में डाल दिए। ठीक है, अब साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C के पास आए। साइटोक्रोम C इसको गति करके ले जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास और साइटोक्रोम A को देता है। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास जाते हैं और लास्ट में साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, और यहाँ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और मैट्रिक्स से 2H प्लस लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और इस तरह से एक मेटाबॉलिक वाटर अंत में बनता है। ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहलाता है। अभी आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में और टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ATP कहीं नहीं बना। बस इतना हुआ कि हमने NaDH2 से शुरू किया और 3 जगह पर मैट्रिक्स से PMS में H प्लस आयन ट्रांसफर हुए, जोड़े में 2 2 2 6 H प्लस आयन इधर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चला और टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ। परिणाम स्वरूप मैट्रिक्स से प्रोटॉन गति करके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में PMS में आ गए और अगर ये कार्य बार बार चलेगा तो प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में कम होते जाएंगे और ये H प्लस कहां बढ़ते जाएंगे? PMS में बढ़ते जाएंगे। और जब प्रोटॉन का ये अंतर होगा तो क्या बनेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। याद करो फोटोसिंथेसिस। अब इस पर बाद में बात करते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। हमने दूसरे को छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप NaDH2 से शुरू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप NaDH2 से आरंभ करते हैं तो आपका रास्ता यही रहेगा, कॉम्प्लेक्स 1 उससे यूबिक्विनोन, फिर कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन और फिर कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट में वाटर बन जाएगा। ये रास्ता रहेगा NaDH2 से चलने पर और इस दौरान 3 जोड़ी H प्लस आयन 3 जगहों पर मैट्रिक्स से PMS में भेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम FADH2 से शुरू करते हैं तो पहली बात, FADH2 बनता ही एक ही जगह है, क्रेब चक्र की एक इक्वेशन। क्रेब चक्र की ये रिएक्शन वैसे झिल्ली पर ही चल रही है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनना। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इस कार्य को कर रहा है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2 का ही भाग है। जैसे यहाँ NaDH डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और जब ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है उसी दौरान ये FAD से क्या करता है? FADH2 बना देता है। अब अगर हम FADH2 से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चालू करेंगे तो यहां से चलेगा। अब ये आगे का भाग नहीं होगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? अब ये आगे का भाग नहीं होगा। देखिए अब यहां पर FAD मैंने देखो बना रखा, FAD ने 2 H प्लस लिए और FADH2 हो गया। ठीक है, FADH2 बना, FADH2 पुनः FAD में कन्वर्ट होता है और अपने दोनों हाइड्रोजन डायरेक्ट किसको दे देता है? यूबिक्विनोन को। यहां देखो एक और यूबिक्विनोन कई सारे हैं यूबिक्विनोन की कोई कमी नहीं है अपने पास, मेम्ब्रेन में है और ये गतिशील है वैसे भी। तो यूबिक्विनोन ने इसके दोनों H प्लस भी ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन लिए इसने
मतलब ये यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये 2 H प्लस भी आएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, दोनों चीज आएगी। यहां देखो क्या हुआ था, NaDH2 का हाइड्रोजन किसने लिया, FMN ने, और FMN अल्टीमेटली इसको मैट्रिक्स में डाल देता है। लेकिन यहाँ FADH2 के हाइड्रोजन डायरेक्ट मैट्रिक्स में नहीं आ रहे, मतलब PMS में नहीं आ रहे। NaDH2 के तो आ ही रहे FMN के माध्यम से, लेकिन FADH2 ने किसको दे दिए, यूबिक्विनोन को। अब यहां के बाद प्रोसेस लगभग सेम है। अब ये UQH2 फिर क्या करेगा, मैं चाहूं तो यहां बना लूं, चाहे इधर जोड़ दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B को, और यहीं पर ये 2 H प्लस आयन मुक्त करेगा किसमें, PMS में। अब मैंने पीले लाइन से लगा रहा हूं, व्हाइट वाले जो तो ये किससे निकले, NAD से। अब अपन FADH2 से चला रहे हैं, तो अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में लेगा तो यहां से कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं आएगा, यहां ध्यान रखना। NaDH2 के केस में कौन से कॉम्प्लेक्स आएंगे, 1 3 4, FADH2 में आएंगे 2 3 4, 3 4 कॉमन है, ठीक है। अब देखो साइटोक्रोम B के पास आया, जैसे इधर से भी UQH2 से साइटोक्रोम B के पास आ रहा था, अब ये इधर से आया, यहां से आगे का पूरा प्रोसेस है। साइटोक्रोम B ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आयरन सल्फर को देगा। अब मैं येलो से चला रहा हूं इसके इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर से ये किसके पास आए, 2 इलेक्ट्रॉन UQ के पास। अब UQ ने 2 H प्लस और लिए, ठीक है, और यहां पर बन गया ये, आप चाहो तो यहां लिख लो, और UQH2, सब 2 हो जाएंगे। और UQH2 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम C1 को, और इसने ये 2 H प्लस और कहां डाले, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब देखो जहां ये 2 प्लस आ रहे थे उसकी जगह ही आ गया, इधर भी इस 2 H प्लस की जगह ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो वैसे ही चल रहा है। हाँ ये वाला नहीं आएगा, 2 H प्लस इस जगह है UQH2 से, और एक ही बार यहाँ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास, और फिर ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, सेम ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर। मतलब आप देखिए मैंने ये येलो लाइन से इसको चलाया है। जब मैं FADH2 से कार्य कर रहा हूं तो FADH2 का कार्य यहां से चलेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और लास्ट में टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसने कितने H प्लस अंदर फेंके, तो देखा जाए तो 2 H प्लस ये और 2 H प्लस ये, 4 H प्लस। NaDH2 ने कितने H प्लस फॉर्म किए, 2 4 और 6, 6 तो किससे आए, 3 जगहों पर 2 H प्लस NaDH2 से आ रहे, 6 FADH2 से 2 जगह आ रहे हैं ये। अगर मैं दोनों को जोड़ रहा हूं तो 10 H प्लस हो रहा है, हालांकि दोनों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, दोनों ये एक साथ नहीं चल रहे, या तो जैसे NaDH2 से चल रहा है तो ये रास्ता है, FADH2 का रास्ता ये है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 में से कोई एक ही काम आ रहा है। NaDH2 में कॉम्प्लेक्स 1 3 और 4 काम आ रहे हैं, FADH2 से आ रहे हैं 2 3 और 4 काम आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चला, और लास्ट में टर्मिनल ऑक्सीडेशन से वाटर बन गया। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अभी अपन एक एक कॉम्प्लेक्स की और बात करेंगे, लेकिन आप जरा यहाँ एक और चीज समझिए। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ रसोपरासरण, केमियोस्मोसिस, और ये सब फोटोसिंथेसिस में जो केमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी पीटर मिशेल ने, वो की वही है, ठीक है, वही केमियोस्मोसिस है। इन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की वजह से लास्ट में जाके जल तो बन ही रहा है, लेकिन आप एक और चीज देखिए कि इस कारण से इस आंतरिक झिल्ली के दोनों तरफ प्रोटॉन की सांद्रता का अंतर आ गया। मैट्रिक्स से उठा उठाकर प्रोटॉन आ रहे हैं PMS में, तो PMS में प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, और मैट्रिक्स में कम हो रही है। NaDH2 ने 3 जोड़े डाले, FADH2 ने 2 जोड़े H प्लस के डाले, और इधर H प्लस वाटर भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी लास्ट में काम में ले रही है। तो मैट्रिक्स में लगातार H प्लस की कमी, और इधर H प्लस बढ़ रहे। देखो ये मैंने तीर के निशान बनाए, ये सारे H प्लस इकट्ठे हो रहे हैं, देखो ये सारे H प्लस इकट्ठे हो रहे हैं, हाई H प्लस हो गए। इधर क्या हो जाएगा, लो H प्लस, ठीक है। अब इस H प्लस की प्रोटॉन की सांद्रता की अंतर की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, तो H प्लस इधर ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ। या जब ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं तो इनका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, H प्लस इधर ज्यादा इधर कम। पोटेंशियल का ये डिफरेंस इसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, और ये प्रोटॉन सारे के सारे वापस किधर जाने की कोशिश करेंगे, मैट्रिक्स में।
लेकिन प्रोटॉन ऐसे ही नहीं जा सकते झिल्ली से। इनके जाने की जगह होती है F0 F1 या F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम। ये बना रखा है कॉम्प्लेक्स 5। पांचवा कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का भाग नहीं है। पहली बात देखो, ये यहाँ खत्म हो गया। पांचवा कॉम्प्लेक्स अलग है। इसमें होता है F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, जिसका आधारभूत भाग जो है टनल जैसा होता है F0। F0 इसका बेस है, टनल जैसा है और ये झिल्ली में धंसा रहता है। और F1 इसका शीर्ष है जो थोड़ा बाहर उभरा हुआ निकला रहता है और इसके अंदर एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। क्योंकि ये बातें फोटोसिंथेसिस से काफी मैच कर रही है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब ये प्रोटॉन बड़ी तेजी से, क्योंकि इसका ये पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो ये एक पीएमएफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करेगा और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और तेजी से ये वापस जाएंगे मैट्रिक्स में। तो जब ये इस टनल से होते हुए जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे एक टरबाइन घुमा रहे हो। ये टरबाइन की तरह होता है एटीपी सिंथेज। और जैसे ये बाहर जाएगा, बाहर मतलब अंदर मैट्रिक्स में जाएगा, तो टरबाइन को घुमाएगा एक तरह से। और इस दौरान इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी से ये एटीपी सिंथेज क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ के एक एटीपी बना देता है। और ये देखा गया है कि 2 H+ आयन जब यहां से इधर जाएंगे, 2 H+ देखो लिख रखे, तो एक एटीपी बन जाता है। कितने? 2 H+ जब मूव करते हैं तो इतनी पर्याप्त ऊर्जा निकल जाती है कि इससे एक एटीपी बन जाता है। फोटोसिंथेसिस में ध्यान रखना, वहां अपन ने कहा था 3 H+ के जाने से एक एटीपी बनेगा, वो सिस्टम अलग था। यहां पर 2 H+ के जाने से एक एटीपी बन रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, NaDH2 से अगर मैंने कार्य लिया, FADH2 को छोड़ दो अभी, तो NaDH2 ने कितने H+ आयन मैट्रिक्स से अंदर भेजे पीएमएस में, मैट्रिक्स से पीएमएस में भेजे? तो आप देखिए 2 H+, 2 H+, 2 H+, कितने हो गए? 6। और 2 H+ के निकलने से एक एटीपी बन रहा है, तो 6 H+ के निकलने से कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी। इसलिए तो कहते हैं कि NaDH2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से अंत में 3 एटीपी बनाता है। ठीक है। और FADH2 का क्या रहेगा? FADH2 से 2 और 2 4 H+ ही आते हैं, तो ये 2 करके निकलेंगे तो 2 एटीपी बनाएंगे। NaDH2 से 3 एटीपी बनेंगे, FADH2 से 2 एटीपी बनेंगे। जितने प्रोटॉन अंदर भेज रहे हैं उसी से तो गिनेंगे अपन। ठीक है, कुल मिलाकर आप देखिए 10 गिन लो भले आप, 2 FADH2 के और 6 ये, और ये निकलेंगे तो 3 तो NaDH2 के और 2 FADH2 के, 5 एटीपी बन जाएंगे। तो ये एटीपी निर्माण हो रहा है। ये जो एटीपी निर्माण का कार्य है, इस एटीपी निर्माण के कार्य को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये लास्ट में ये कार्य होगा। एटीपी निर्माण का ये कार्य ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसको बोला था फोटोफास्फोराइलेशन, क्योंकि वहां ऊर्जा लाइट की थी। यहां ऊर्जा है इनके ऑक्सीडेशन की, सारी ऊर्जा ऑक्सीडेशन की है और ऑक्सीडेशन की ऊर्जा से ये जा रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन की ऊर्जा से तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना और फिर इसी से एटीपी बने, तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तीनों चीजें आपको यहाँ दिख रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मैट्रिक्स है, फिर ये आंतरिक झिल्ली है, फिर ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये बाहरी झिल्ली। इस तरह से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का ये पूरा हिस्सा बताया। कॉम्प्लेक्स बता दिए कौन कौन से हैं, इसमें गतिशील वाहक कौन कौन है, तो यूबिक्विनोन जो लाल रंग से दिख रहा है आपको, यूबिक्विनोन 2-3 जगह दिख रहा होगा आपको, और एक साइटोक्रोम C, ये गतिशील है। यूबिक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है और साइटोक्रोम C जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर और गतिशील है। बाकी सब फिक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन है? FMN, NADH रिडक्स डिहाइड्रोजनेस, FMN आयरन सल्फर, ये जो बना रखा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 2 में कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, FAD, ये सब है। और ये तो खैर क्रेब्स चक्र की रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में कौन है? साइटोक्रोम B आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स 4 में कौन है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। पूछा जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का अंतिम साइटोक्रोम, अंतिम इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन? तो साइटोक्रोम A3 लास्ट। और लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? लास्ट में अल्टीमेट एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने लिए इलेक्ट्रॉन को, 2 H+ भी उठाए और वाटर बना दिया। कॉम्प्लेक्स 5 पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से अलग कार्य है। कॉम्प्लेक्स 5 दरअसल F0 F1 पार्टिकल को कहते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये ऑक्सीसोम भी कहलाता है। और इसमें F0 तो खैर टनल की तरह है और ये थोड़ा निकला हुआ एटीपी सिंथेज एंजाइम है। और जब 2 H+ इसमें से निकलेंगे तो एक एटीपी बनेगा, इतनी पर्याप्त ऊर्जा से।
ये मैंने एक बार पूरा प्रोसेस आपको चला के बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी में लगभग इसी तरह का डायग्राम है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में दिक्कत है। एनसीईआरटी जो थ्योरी लिखती है वो बिल्कुल सही लिखती है। हमारा ये डायग्राम एनसीईआरटी की थ्योरी के अनुसार ही है, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम खुद उसकी थ्योरी से मैच नहीं करता। मैं आपको सब बताऊंगा, ये वो बात की बात है। पहले तो आपको ये तंत्र समझ में आना चाहिए। क्लियर बात, ठीक है। अब जरा मैं इनकी बारी बारी से चीजें समझा दूं आपको। तो अब देखिए, सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स वन पर। अब जो चीजें मैंने बताई है, मेन चीजें अपन थ्योरी में पॉइंट वाइज नोट भी कर लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। कॉम्प्लेक्स वन में क्या क्या थे, मेंबर कौन कौन थे कॉम्प्लेक्स वन के, तो ये ध्यान रखना, NaDH डिहाइड्रोजनेज, FMN आयरन सल्फर। याद आया? अब देखिए, ये डायग्राम अपने दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा FMN आयरन सल्फर, NaDH डिहाइड्रोजनेज, ये कॉम्प्लेक्स वन है, तो वही कॉम्प्लेक्स वन है। अब यहाँ शुरुआत क्या हुई, NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है और FMN इस हाइड्रोजन को लेकर FMNH2 में बदल दिया जाता है, ठीक है। NaDH डिहाइड्रोजनेज NaDH2 का ऑक्सीडेशन करता है, जो FMN से FMNH2 में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब FMNH2 आ गया, FMNH2 क्या करेगा, 2H+ को सीधे PMS में पंप कर देगा। FMNH2 ने 2 हाइड्रोजन तो PMS में डाल दिए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर के माध्यम से यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर देता है। यही तो हुआ था, ठीक है। ये देखो, जो अब मैंने कहा वही लिख रखा है। FMN क्या कर, FMNH2 2 प्रोटॉन तो डाल दिए इसने PMS में और 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को दे दिए। आयरन सल्फर इसको लास्ट में कहा दे रहा है, यूबिक्विनोन को दे रहा है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स वन का काम हो गया। बस लिमिटेड चीज ध्यान रखनी। अब इसके बाद कौन आया, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन या इसे कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, इसका एक और नाम है कोएंजाइम क्यू भी ध्यान रखना। यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू ये एक मोबाइल हाइड्रोजन वाहक है, गतिशील हाइड्रोजन वाहक है। ये क्या करता है, आयरन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, वो मैट्रिक्स से 2H+ आयन लेकर UqH2 में बदल जाता है। इसका अपचयन हो गया। एनसीईआरटी इसका नाम लिखती है कि ये यूबिक्विनोन, ये कीटोन है, और जब ये हाइड्रोजन लेगा, इसका रिडक्शन होगा तो ये यूबिक्विनोल में बदल जाएगा, अल्कोहल में। नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन। तो यूबिक्विनोन किस में बदल गया, यूबिक्विनोल, UqH2। फिर क्या होगा, UqH2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को तो किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन, और 2H+ को PMS में भेज देता है। फिर से पंप करे इसने 2H+ PMS में। यह एक प्रोटॉन पंप की तरह कार्य कर रहा है। प्रोटॉन पंप किया ना इसने, जो H+ को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेज रहा है। देखो, लगातार H+ जो है मैट्रिक्स से PMS में आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में सांद्रता कम हो रही है, PMS में बढ़ रही है। उसके बावजूद भी UQ क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से ही ला रहा है, यानी कि वो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर पंप कर रहा है, तो ऊर्जा लगा रहा है। अब देखो, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर अगर किसी चीज को लाना होता है तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रवणता के विपरीत चल रहे हैं। और ये क्या करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ H+ को लेके आएगा, ठीक है। और इसके लिए जो उसको ऊर्जा चाहिएगी, वो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ही तो है एक तरह की, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ग्रहण किया, UQ को जो FMNH2 ने दिया, तो H+ के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही ये H+ को मैट्रिक्स से PMS में ला रहा है, अर्थात लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में प्रोटॉन पंप कर रहा है। तो ये ऊर्जा इस्तेमाल करते हुए पंप कर रहा है, यानी कि आप देखिए कि इस केस में ये जो इसने प्रोटॉन पंप किया, तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की आ रही थी, इसी की मदद से ये पंप हुआ। ये यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, इसको, इस 2H+ को यहाँ से उठा के इधर ले आया, और इलेक्ट्रॉन आगे किसको बढ़ा दिए, साइटोक्रोम बी को दे दिए। तो ये काम हो गया UQ का, ठीक है। अब आगे देखिए, UQ के बाद में अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड को भी समझ लें, क्योंकि अब मैं सारी चीज बता तो चुका ही हूँ। कॉम्प्लेक्स सेकंड कब काम आएगा, जब कॉम्प्लेक्स 1 NaDH2 नहीं है, FADH2 की बात है। तो या तो आप कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू करो या कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू करो, समझ गए। कॉम्प्लेक्स 2 में कौन कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और FAD है। और ये क्रेब्स साइकिल की एक स्टेप, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट वाली एक स्टेप पूरी करता है और FADH2 बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स वास्तव में तो क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन कर रहा है, इस दौरान FADH2 बन रहे हैं। FADH2 सीधे PMS में H+ पंप नहीं करता, बल्कि ये यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है, जिससे UqH2 बन जाता है। और यूबिक्विनोन
2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देगा और 2 H+ को PMS में पंप करेगा। मतलब आप देखो NADH2 से इलेक्ट्रॉन FMN के पास से होते हुए सीधे जा रहे PMS में, लेकिन FADH2 डायरेक्ट PMS में नहीं दे रहा। FADH2 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन यूबिक्विनोन को देता है, यूबिक्विनोन UQH2 में बदल जाएगा, वही बात होगी, और यूबिक्विनोन फिर आगे साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन देगा और बाकी प्रोटॉन PMS में डाल देगा। जो आपको हमने ये यहाँ समझाया था, फिर से देख लीजिए ये वाला हिस्सा। FADH2 से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन किसके पास है, यूबिक्विनोन, तो ये बन गया UQH2। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम बी को दे दिए और 2 प्रोटॉन ये आ गए PMS के अंदर। अब यहां से आगे का रास्ता कॉमन ही है दोनों को, तो NADH2 में इधर से शुरू करके चल रहे हैं, FADH2 में यहां से शुरू कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बात होगी, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 और यूबिक्विनोन। ठीक है, अब इसके बाद में चीज आती है कॉम्प्लेक्स 3 के पास में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 पूरी तरह से साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन वाहकों का बना है। साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1, ये 3 हिस्से मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 3, जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम से। अब यहाँ क्या होता है, साइटोक्रोम बी को प्राप्त इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन किससे मिले, यूबिक्विनोन से। चाहे NADH2 से शुरू करो चाहे FADH2 से, यूबिक्विनोन देता है साइटोक्रोम बी को। ये जितने कॉम्प्लेक्स हैं खुद तो चलते नहीं है, ये जो गतिशील वाहक है ये जोड़ते हैं इनको, तो यूबिक्विनोन गतिशील है, ये इलेक्ट्रॉन लाके दे रहा है बी को। अब ये साइटोक्रोम बी से को प्राप्त इलेक्ट्रॉन FES के माध्यम से फिर यूबिक्विनोन को देंगे। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी और आयरन सल्फर के बाद साइटोक्रोम C तुरंत नहीं आता, इनके बीच में कौन आ रहा है, यूबिक्विनोन। बीच में एक गतिशील वाहक और है यूबिक्विनोन, तो साइटोक्रोम बी का इलेक्ट्रॉन आया आयरन सल्फर के पास और आयरन सल्फर से फिर यूबिक्विनोन को दिया। अब यूबिक्विनोन का नेचर तो अपन जानते ही है कि यूबिक्विनोन 2 H+ मैट्रिक्स से लेगा और इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करके UQH2 में बदल जाएगा, और UQH2 फिर इलेक्ट्रॉन को तो अब फिर उसके बाद साइटोक्रोम C को दे देगा और 2 H+ PMS के अंदर पंप कर देगा फिर से। तो या फिर 2 H+ इसने पंप कर दिए और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, एक इसका जो आखिरी भाग है साइटोक्रोम C1 को दे दिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको फिर से देख लें एक बार डायग्राम में, तो यहाँ देखिए ये रहा, साइटोक्रोम बी के पास है, साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर के पास यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से प्रोटॉन इसने लिए मैट्रिक्स से और अंदर पंप कर दिए, चाहे FADH2 से आए चाहे NADH2 से आए, ये दोनों पंप हो रहे हैं, और ये फिर आ गया साइटोक्रोम C के पास। ये कॉम्प्लेक्स 3 का भाग हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आगे देखिए, इसके बाद आता है गतिशील साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C1 से ये आएगा साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाहक है, गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक है, जो आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है, आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह इस पर होगा। और साइटोक्रोम C1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का भाग है। C1 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स 4 को स्थानांतरित करता है, ये गतिशील वाहक है। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लेता है और साइटोक्रोम A को देता है, कॉम्प्लेक्स 3 से लेता है, कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, ये इसको जोड़ रहा है। और ये कहाँ है, आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर। एनसीईआरटी भी लिखती है इसी चीज को, देखिए ये यहाँ पर ये रहा, ये आंतरिक झिल्ली है, ये अंदर का भाग है मैट्रिक्स, ये बाहर का हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया का, आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर पाया जाता है। और C1 से लेकर A को दिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स से लेकर फोर्थ कॉम्प्लेक्स को दिया, साइटोक्रोम A को दिया गया। ठीक है, अब अंत में इलेक्ट्रॉन आ गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 चीजें हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 को टर्मिनल साइटोक्रोम, अंतिम साइटोक्रोम भी कहेंगे, मैंने बताया ना, लास्ट यही होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का। और इसके अलावा एक एंजाइम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 में भी एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 में भी एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 में कोई एंजाइम नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी एंजाइम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के जो दोनों साइटोक्रोम हैं, इन दोनों में कॉपर आयन होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर आयन होते हैं, एक साइटोक्रोम A में और एक A3 में कॉपर आयन, साथ में यहाँ आयरन भी होता है। आयरन तो खैर होता ही है, लेकिन यहाँ कॉपर भी होता है। 2 कॉपर के अंदर के 2 कॉपर न्यूक्लियाई है जो दोनों साइटोक्रोम में होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन A3 को दिया जाता है, और अंत में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की मदद से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिया जाता है, लास्ट में ही ऑक्सीजन को दे देंगे।
यहाँ ये एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज काम आएगा, ऑक्सीजन को देंगे, अर्थात O2 जो है अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ETS से तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन O2 को दिए तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से तो क्या आया, इलेक्ट्रॉन, और H+ आयन जो है वो मैट्रिक्स से H+ आयन लेकर H2O का निर्माण करता है, इसी को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, और ये कार्य टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो लास्ट का जो वाहक जो ग्राहक है, एक्सेप्टर है, वो है ऑक्सीजन। तो आप देखिए एक बार फिर से अपन इस डायग्राम पे समझ लें, तो ये देखिए A और A3, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, ऑक्सीजन ने 2H+ मैट्रिक्स से लिए, इलेक्ट्रॉन लिए साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से, और एक वाटर बना दिया, ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहलाएगा, और इस कार्य को टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंत में जाकर क्या होता है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, अंत में होता है इसलिए टर्मिनल। आगे बात समझ में, इस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चला, और मैंने इसके चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया। 4 कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी गतिशील वाहक है, एक हाइड्रोजन कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 कॉम्प्लेक्स तक का काम मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो आगे क्या होता है, अगला भाग में बता तो चुका हूं, वही है लिखा हुआ पूरा वही है। अब हो रहा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोटिक थ्योरी। केमियोस्मोटिक थ्योरी पीटर मिशेल द्वारा दी गई थी, और ये वही थ्योरी है जो फोटोसिंथेसिस में भी आपको बताई गई थी। अब देखो यहाँ आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के कारण प्रोटॉन H+ सतत रूप से मैट्रिक्स से PMS में पंप होते रहते हैं, यही तो हुआ। पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से H+ को उठा के PMS में डाल रहा है, ठीक है। तो ये पंप होते रहते हैं, इस कारण से PMS में H+ सांद्रता बढ़ जाती है, और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है। अब PMS में H+ बढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स से इधर आ रहे हैं, वहां कम हो रहे हैं मैट्रिक्स में, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स विकसित होगा। अब पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया ना, प्रोटॉन कहाँ ज्यादा हो गए PMS में, और उधर कम हो गए, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसी से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, और एवं आप देखिए विकसित होता है, एवं H+ की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। अब जैसे ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स विकसित हुआ, तो ये H+ की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, और क्या होगा, H+ कॉम्प्लेक्स 5 के माध्यम से पुनः मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब H+ फिर से दौड़ के कहाँ आएगा, मैट्रिक्स में वापस, क्योंकि उधर कम सांद्रता है, आएगा कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 5 के माध्यम से। तो कॉम्प्लेक्स 5 के माध्यम से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से ये वापस PMS से मैट्रिक्स में आ जाए, ठीक है। इस दौरान H+ की काइनेटिक एनर्जी से कॉम्प्लेक्स 5 का ATP सिंथेज जो एंजाइम है, इसकी मदद से ATP का संश्लेषण हो जाता है। इस तरह से ATP का सिंथेसिस हुआ, समझ में आई बात। ये पूरा केमियोस्मोसिक मेथड है। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, हम जरा इसके आगे और देख लें। तो कॉम्प्लेक्स 5 को हम कह रहे हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स, या ATP सिंथेज, या इसको कई बार ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ऑक्सीसोम, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन परिवहन में सम्मिलित नहीं होता, पहली बात ध्यान रखना, ये ETS का भाग नहीं है, ठीक है। इसका F0 भाग झिल्ली में धंसा रहता है, प्रोटॉन के जाने की टनल की तरह काम करता है। F0 आधार है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, टनल की तरह काम करेगा, H+ के लिए जाने का रास्ता है। F1 भाग में तो एंजाइम है, ATP सिंथेज एक टरबाइन की तरह होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की ऊर्जा का उपयोग कर ADP व IP से ATP बना देगा। जब ये प्रोटॉन जाएंगे तो इस टरबाइन को घुमाते जाएंगे ATP सिंथेज को, और यहाँ ADP से ATP बनता जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ATP निर्माण की इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हुआ है। इस पूरे ATP बनाने के काम को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आगे बात समझ में, ठीक है। और एक और अंत में निष्कर्ष, जब 2H+ आयन PMS से मैट्रिक्स में जाते हैं तो एक ATP का निर्माण होता है। ये मैंने आपको डायग्राम में भी बताया। तो जो मैंने आपको इतनी देर से डायग्राम पे समझाया, वही पॉइंट मैंने सारे के सारे वापस थोड़ा थ्योरी में लिख के बताया, तो इनको भी नोट कर लेना, और वो डायग्राम अच्छे से बना के रखना। जो डायग्राम हमने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये बनाया, आप देखिएगा सेम ऐसा का ऐसा डायग्राम NCERT में नहीं है, थोड़ा अंतर है, डायग्राम में अंतर है, बाकी थ्योरी में कई अंतर नहीं है। जो NCERT लिखती है वही हमने बनाया, हमने थोड़ा इसको और ढंग से बनाया। मैं आपको NCERT से तुलना करके बताऊंगा।
तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, तीनों चीजें आ गई, ईटीएस, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, और ये लास्ट में जो था ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, F0 F1 पार्टिकल, और ये एटीपी बन रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, 2H+ बाहर जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब निष्कर्ष क्या रहा देखो, मैं और आपको क्लियर करूं तो निष्कर्ष, अब एटीपी किससे कितने बन रहे हैं तो ये भी तो समझ लें। देखो एक NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो ETS के माध्यम से 6H+, देखो 2H+, 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 3 जगहों पर निकलते हैं। ठीक है, 6H+ मैट्रिक्स से PMS में ट्रांसफर होते हैं, हुए थे 3 जगह पर। एक कॉम्प्लेक्स 1 ने दिया, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से जब आप कॉम्प्लेक्स 3 में भेज देते तो एक यूबिक्विनोन ने डाला, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर ही साइटोक्रोम के बीच में या फिर एक यूबिक्विनोन ने 2H+ डाले, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 तो पूरा इलेक्ट्रॉन का काम है, वहां नहीं है, 3 जगह निकले 6H+। अतः जब ये 6H+ F0 F1 पार्टिकल से वापस मैट्रिक्स में जाएंगे तो 3 ATP का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि एक NADH2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से 3 ATP बनाता है। क्यों? क्योंकि उसने 6H+ जो है मैट्रिक्स से PMS में भेजे, और 2H+ से एक प्रोटीन, 6 से 3 प्रोटीन। FADH2 की क्या कहानी है? इसी प्रकार जब एक FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो ETS के माध्यम से 4H+, 2 जगह पर 2H+, मैट्रिक्स से PMS में आते हैं। अतः F0 F1 पार्टिकल से वापस मैट्रिक्स में जाने पर ये 2 ATP का निर्माण करेंगे। FADH2 जो रहता है, एक FADH2 2 ATP का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब चक्र में बीच बीच में बोला भी है कि हम आगे ETS में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। एक NADH2 कितने ATP बनाने की क्षमता या ऊर्जा रखता है? 3 ATP। एक FADH2 2 ATP बनाने की क्षमता रखता है, ये याद भी रखिएगा। लास्ट में हम कितने ATP मिले वो हिसाब किताब करेंगे तो वहां गिनने में काम आएगा। ठीक है, और ये हमारा पूरा जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, ये तो मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया, और बाकी इस डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, हर चीज इसमें लिखी है। उसके बाद तो केवल इन्हीं की चीजों को मैंने वापस से पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लिया, अलग अलग कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में 5 कॉम्प्लेक्स काम आ रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेज FMN आयरन सल्फर वाला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज FADH2 वाला कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B आयरन सल्फर साइटोक्रोम C1 का कॉम्प्लेक्स, और चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 का कॉम्प्लेक्स, और पांचवा कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल का कॉम्प्लेक्स। इस तरह से 5 कॉम्प्लेक्स हैं। 5 में से 3 कॉम्प्लेक्स, बल्कि यूं कहें तो 4 कॉम्प्लेक्स में एंजाइम है। पहले में NADH डिहाइड्रोजनेज है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, चौथे कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, देखो ये लिख रखा है यहाँ, और इवन 5वें कॉम्प्लेक्स में ATP सिंथेज है। केवल एक तीसरा कॉम्प्लेक्स है जहां कोई एंजाइम नहीं, साइटोक्रोम B आयरन सल्फर साइटोक्रोम C1, ये पूरा साइटोक्रोम से बना है। इसमें यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C गतिशील वाहक हैं, एक हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इस तरह की चीजें, मैट्रिक्स, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है, मैंने आपको सारी चीज बता दी। ये पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है जो क्रेब चक्र के बाद क्या बल्कि साथ साथ ही चलता है। क्रेब चक्र में उत्पन्न हुए NADH2 FADH2 एज वेल एज लिंक रिएक्शन के NADH2 और ग्लाइकोलाइसिस के भी NADH2 को लाया जाएगा, और ये सब यहाँ यूज होंगे और इनसे अंततः ATP बनाए जाएंगे। समझ में आई बात? ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब जरा एक बार NCERT की चीज देख लेते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने समझा दी आपको, थोड़ा सा NCERT को देखो, क्योंकि समस्या आपको वहां NCERT में मिल सकती है। तो जरा हम NCERT को जरा लेते हैं। ये देखिए NCERT पेज संख्या 232, और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीकरणीय फास्फो मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इससे पहले ये क्रेब चक्र था, इतना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब ये NCERT का ETS वाला भाग है, बहुत संक्षिप्त में काम की बातें लिखी है। ठीक है, सांस प्रक्रिया मतलब वही एरोबिक रेस्पिरेशन में के अगले चरण में NADH+H और FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब इनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है। किनका ऑक्सीकरण? NADH2 और FADH2 का, तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। मतलब NADH2 FADH2 का इलेक्ट्रॉन लास्ट में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से कहा गया ऑक्सीजन के पास और वाटर बन गया, वही कहना चाह रहा है कि पानी का निर्माण होता है। अब देखो ये डायग्राम अभी नहीं देखना, रुक जाना, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे।
अपने हिसाब से थ्योरी समझो। उपापचय पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। एक वाहक से दूसरे वाहक में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। ठीक है, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ हुआ? भीतरी झिल्ली पर। माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री मतलब मैट्रिक्स में टीसीए चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स 1 लिख रहा है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो NADH2 बने वो अब NADH डिहाइड्रोजनेज से वापस ऑक्सीकृत होंगे, कॉम्प्लेक्स 1 में होता है। तत्पश्चात इसके जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया? यूबिक्विनोन, मतलब आयरन सल्फर इन्होंने बताया नहीं, FMNH2 कुछ नहीं बोला है, सीधा बस कहाँ दे दिया? यूबिक्विनोन, थोड़ा सा संक्षिप्त में दिया है। यूबिक्विनोन की तरफ स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा भी प्राप्त करता है, कॉम्प्लेक्स 2। अब यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन और किससे प्राप्त करता है? NADH2 से भी प्राप्त कर सकता है या FADH2 से। कॉम्प्लेक्स 1 से भी आता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी आता है, वही बात थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 जो सिट्रिक अम्ल में सिट्रिक अम्ल चक्र, वही मतलब क्रेब चक्र में सक्सिनेट के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। मतलब वही सक्सिनेट से फ्यूमरेट जो बना उस दौरान FADH2 बने, वो भी, और NADH2 वो भी। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 की बात करिए तो कॉम्प्लेक्स 1 से भी यूबिक्विनोन के पास आया, कॉम्प्लेक्स 2 से भी यूबिक्विनोन के पास आया, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए अपचयित यूबिक्विनोन, जिसको क्या बोला? यूबिक्विनोल कहा था ना कि यूबिक्विनोन से UQ से UQH2 बना, UQH2 को यूबिक्विनोल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। अब बहुत संक्षिप्त में बता दिया सीधा ही कि यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C की तरफ भेज देता है, और खुद वापस क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। मतलब UQH2 से वापस UQ बन गया। ये कॉम्प्लेक्स 3 की बात होगी, बिल्कुल शॉर्ट में कहा है। अब देखिए साइटोक्रोम C एक छोटा सा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है। मैंने क्या कहा था? साइटोक्रोम C एक गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक है जो आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है। वही कहा ना, भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के बीच स्थानांतरण का गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 का जो साइटोक्रोम C1 था उससे इलेक्ट्रॉन लेता है साइटोक्रोम C और कहाँ ले जाके देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। तो 3 से 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहा है, गतिशील वाहक है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज था। ठीक है, इसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। मतलब साइटोक्रोम A और A3 के साथ में 2 कॉपर आयन मिलते हैं, यही बताया था मैंने आपको, चौथा कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स की बात करिए। देखिए अब लिख रखा है, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तथा कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। अब ये वो केमियोस्मोसिस बता रहा है, देखो। ठीक है, इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है कि किसने शुरुआत की थी, उस पर निर्भर करेगी। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है। अब सब निष्कर्ष दे रहा है, देखो। जबकि FADH2 का एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। मतलब वही एरोबिक, सांस का मतलब यह वायवीय श्वसन से है, हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। हमने क्या कहा था? वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन आप देखो ऑक्सीजन काम कहाँ आया? पूरी प्रक्रिया के अंत में टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आया ना कहाँ? ये वही कहना चाह रहा है कि वायवीय श्वसन की ऑक्सीजन प्रक्रिया में उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित है, लास्ट में आती है ऑक्सीजन की भूमिका बहुत सीमित। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। लेकिन ये लास्ट में आती है ऑक्सीजन, लेकिन जरूरी है, क्योंकि यही ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेगी और ये NAD FAD वापस बनाएंगे, तभी तो पूरा तंत्र दोबारा चलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। अंतिम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। जो लास्ट में जो ऑक्सीजन है वही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन? ऑक्सीजन, ध्यान रखना। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हुआ था, वायवीय श्वसन में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं।
क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन की ऊर्जा काम आई है इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वहां लाइट की एनर्जी काम आई थी प्रकाश संश्लेषण में तो फोटोफास्फोराइलेशन था। समझ में आई बात? ठीक है, ये उन्होंने एक निष्कर्ष दिया है। उसके बाद तो वही केमियोस्मोसिस का एक डायग्राम देखो, ये बाह्य सतह F0 पार्टिकल धसा हुआ है, ये एटीपी 2H+ बाहर आए और एडीपी और पीआई से एटीपी बन गया, वही चीज दिखा रखी, थोड़ा सा लिख रखा। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, जिसे हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो फोटोसिंथेसिस में बताया था, इसलिए यहाँ नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, जैसा कि पहले वर्णित इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेसिस की सहायता से एटीपी संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 F1 से बना हुआ है, दिखा रखा है आपको। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन, ये देखो F1 परिधि पर बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, जहां अकार्बनिक फास्फेट और एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। विद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2H+ आयन अंतरझिल्ली अवकाश से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से 2H+ आयन F0 से होकर जब मैट्रिक्स में आधात्री में आते हैं तो एक एटीपी का निर्माण करते हैं। साफ साफ लिख रखा है कि ये उसी एटीपी निर्माण ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात कर रहा है। तो मैंने आपको जो ये पूरी चीज पढ़ के सुनाई, ये हमने जो आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बताया बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन अब आप जरा इसका डायग्राम देखो, समस्या आपको यहां से शुरू होती है। इस डायग्राम में ये अंतरझिल्ली अवकाश है, इधर ये आंतरिक झिल्ली है और ये मैट्रिक्स है, समझिएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स 1 बना रखा है, NADH आया, NAD में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, सब कुछ ठीक है। ये FMN के पास आया, FMNH2 बताया ही नहीं है, डायरेक्ट आयरन सल्फर बता दिया है। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन UQ के पास आ गए, UQ से UQH2। अब देखो समस्या कहाँ है, इन्होंने यहीं पर ही 4H+ अंदर भेज दी। अब आप बताओ NADH2 से जब NAD बनेगा तो कितने H+ अंदर आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के दौरान? 2H+। 4 कहां से लाओगे? एनसीईआरटी में ये गड़बड़ है, ये जो 4H+ लिखा है ये ठीक नहीं, यहाँ तो 2 ही आते हैं। और ये UQH2 से देखो इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसको दे दी? साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स 3 बना दिया यहाँ। अब UQH2 से यहाँ आ रहे तो यहाँ H+ निकलेंगे, चलो ये निकाल भी दिए इसने, UQH से 2H+ इधर आ गए, ये तो ठीक है। फिर अब उसके बाद देखो ये सक्सिनेट वाला, फ्यूमरेट वाला, FAD वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ आ गया, FAD से FADH2, और इसने भी यूबिक्विनोन को दिया, यूबिक्विनोन ने वापस साइटोक्रोम B को दिया और ये 2H+ आ गए। तो ये तो 4H+ अपन यूं समझ लेते हैं कि 2H+ NAD वाले हैं, 2H+ FADH2 वाले हैं, तो ये तो फिर भी चल जाएंगे। लेकिन इधर क्या रहेगा? इधर तो 2H+ ही रहेगा। अब आप एक और प्रॉब्लम देखना, अब ये साइटोक्रोम C दौड़ के इधर आया और ये A3 लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स, अब इन्होंने यहाँ 2H+ आयन निकाल रखे। क्या चौथे कॉम्प्लेक्स में H+ अंदर आ रहा है क्या? जी नहीं, ये यहाँ पर गड़बड़। ये जो UQH2 इस जगह इनको 2H+ निकालने चाहिए थे, लेकिन ये इन्होंने गलत जगह दिखा रखे। ये 4H+ की जगह 2 होनी चाहिए और ये 2H+ तो यहाँ न होकर ऊपर होने चाहिए। थोड़ा सा इनके अरेंजमेंट में फर्क है। देखो NADH2 से 2 करके 6H+ और FADH2 से 2 और 2 4H+ अंदर आते हैं PMS में, टोटल 10H+ आते हैं। इनको 10 करने थे, इन्होंने क्या कर दिया? 4 4 2 इस तरह से करके इन्होंने इसको क्या कर दिया? 10। लेकिन ये 10 ऐसे नहीं है, ये थोड़े से गड़बड़ है। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने ऑक्सीजन और लेकर वाटर बना दिया और फिर ये F0 F1 से वापस बाहर निकाल दिया और यहाँ भी देखो एक H+ निकाल रखा और ATP बना दिया। मतलब यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था की दिक्कत है। ये जो H+ आयन जो निकाल रखे हैं इन्होंने कहां से? मैट्रिक्स से अंतरझिल्ली अवकाश में। इनका थोड़ा अरेंजमेंट सही नहीं है। ये 4 की जगह क्या होनी चाहिए? 2, और यहाँ ये थोड़ा ऊपर होकर के 4 यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम ये 4 तो नहीं माने। बाकी कुल मिलाकर 10 जरूर आते हैं, तो ये 10 तो इन्होंने भी गिनवा रखे हैं। आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो मैंने आपको बताया है वैसा लेना है, करीब करीब वो यही है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं, कॉम्प्लेक्स सारे वही है। H+ आयन निकलने की जगह का थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, जो अपन ने उसको सही कर दिया। ठीक है, तो भी आप इसको ध्यान रख लें। बाकी आप ये ध्यान रखें कि हमने जो चीज आपको पढ़ाई थी वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एनसीईआरटी की थ्योरी के हिसाब से, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र था एनसीईआरटी की थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये लगभग वही एनसीईआरटी में भी डायग्राम ऐसा ही है, बस उनके जो H+ की जगह है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, कॉम्प्लेक्स सारे वही हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या है?
कैसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और फिर कैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से अंततः एटीपी बनते हैं, एक NADH2 से किस प्रकार से 3 एटीपी और एक FADH2 से किस प्रकार से 2 एटीपी बनेंगे, ये पूरी प्रक्रिया बताई। पांचों कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कौन इसमें गतिशील है, क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 में कौन, 2, 3 में कौन है, ये इनके अवयव ध्यान रखने हैं। तो एक आधारभूत चीजें ध्यान रखनी है, कैसे इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो वायवीय श्वसन की क्रियाविधि का ये आखिरी भाग था। अंत में जाकर देखो ऑक्सीजन काम आई है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण किया। कहते हैं वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन यही एनसीईआरटी कह रही थी कि ऑक्सीजन वायवीय श्वसन सब तो कह रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन तो लास्ट में काम आई। ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन का तो बहुत सीमित यूज है लास्ट में भाई साहब, लेकिन वो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगर ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगी, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ही नहीं चलेगा, तो फिर NAD FAD वापस नहीं बनेंगे, आपका पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए वो टर्मिनल ऑक्सीडेशन बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन चक्र था। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरुवेट आ गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन हुई, एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एसिटाइल कोएंजाइम में फिर क्रेब चक्र में चले गए, और क्रेब चक्र और इन सब में जो NADH2 FADH2 बने वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से एटीपी में बदलते हैं। ये पूरा हमारा एरोबिक मैकेनिज्म था। इसके आगे की चीजें अब हम अगले भाग में कंटिन्यू करेंगे।